अस्सलामुअलैकुम मिस्टर एंड मिसेस बेच, जिसकी राइटर है मरियम फयाज। उसकी ये 35वीं एपिसोड है। एक सुनसान दरख्तों से घिरा इलाका, वीरान रास्ते और हल्की हल्की सुरमई धुंध। मरियम की गाड़ी तन्हा सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कार के शीशे से बाहर दरख्तों की शाखें अंधेरे में अजब साए बना रही थी। गाड़ी में अजीब मौजूद मरियम ने नज़रें स्क्रीन पर जमाई हुई थी, जहां जिहान की गाड़ी की आखिरी लोकेशन अब भी वहीं रुकी हुई दिखाई दे रही थी। मरियम ने हल्का सा सांस लिया, जैसे अपने दिल को मजबूत कर रही हो। खेल अब आखिरी मोड़ पर है, वो ज़ेरे लब बोली। इतने में ज़ोर से ब्रेकें चीखी। दो स्याह गाड़ियां उसकी कार के बिल्कुल सामने आकर रुकी। मरियम ने एक तंजिया सा कहका लगाया, जैसे कह रही हो, आओ कमबख्तों अपनी कमबख्ती की तरफ। उसने बड़ी दिलजमी से अपनी कार का दरवाज़ा खोला, अंदर से गन निकाली और बाहर कदम रखा। अभी वो गन थाम ही रही थी कि उन गाड़ियों से 6 मुसल्लह अफराद निकले। सब ने क्लाशनकोव्स मरियम पर तान ली। मरियम ने बगैर एक पल की ताखीर के हाथ फिजा में उठाए। सरेंडर करती हूँ, आवाज़ में भी बेखौफी थी और आंखों में भी। तभी दूर से एक शनासा जहर से लबरेज कहका गूंजा। आखिर मधुमक्खी आ ही गई शिकंजे में। मरियम ने उस आवाज़ को पहचान लिया। ये दौरानी था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट फेंकी, जैसे कोई शिकारी अपनी मौत से पहले आखिरी आंख मार रहा हो। दौरानी कदम कदम चलता उसके सामने आया। चेक करो इसके पास कुछ ना हो, सबसे पहले इसी की जान निकालूंगा। एक गार्ड आगे बढ़ा, उसके कंधे पर जोर से बंदूक मारी। मरियम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो नीम बेहोश होकर जमीन पर झूल गई। उठाओ इसे, ले चलो, दौरानी ने तंजिया फातिहाना अंदाज में हुक्म दिया। गार्ड्स ने उसे संभाला, चेकिंग की और फिर घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले चले। दरख्तों की शाखें हिलने लगी, जैसे वो सब कुछ देख रही हूँ, और हवा सरगोशी कर रही हो। रात के अंधेरे में बलाश गाड़ी से बाहर निकला। जगह वही थी, वलीद रंधावा की भेजी गई लोकेशन। एक पुराना वीरान सा घर, जिसके पीछे एक बड़ा सा लॉन था। लॉन में जगह जगह बेतरतीब घास उगी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने देखभाल ना की हो। बलाज और उसकी टीम ने पूरे घर की तलाशी ली, दरवाज़ा दरवाज़ा, कमरा कमरा, लेकिन अफनान वहाँ मौजूद नहीं थी। बलाज को जवाब दे गया। उसने गुस्से से बालों में हाथ फेरा और दांत पीसते हुए फ़ोन निकाला। रंधावा का नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। दिखा दी ना अपनी घटिया औकात, बलाज दहाड़ा। दूसरी तरफ वलीद रंधावा का ठंडा और जहरीला लहजा गूंजा। तेरी बीवी वही है, आंख मचोली का खेल है। वक्त कम है तेरे पास, जल्दी ढूंढ ले, वरना तुझसे पहले मौत के फरिश्ते उसे ढूंढ लेंगे। बलाज का सांस रुक गया। क्या मतलब है तेरा? वो घुराया। तभी वलीद ने एक पहेली कही। आवाज़ स्पीकर पर थी, पूरी टीम ने सुनी। घर जो बना छत के हो, बिना छत के हो, न दरवाज़ा न कोई रोशनी हो, अंदर जाए बाहर ना आए, खामोशी हो और तन्हाई हो, एक ऐसी जगह जहाँ सुकून ही सुकून, ज़मीन की गहराई में है उसका मकान, जिंदगी का आखिरी यही है निशान। फोन बंद हो चुका था, सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बलाज के चेहरे पर ठंडा पसीना था, वक्त तेजी से बीत रहा था। तभी टीम का एक बंदा बोला, सर ये कब्र हो सकती है। बलाज एक झटके से होश में आया। कब्र, और अगले ही पल लम्हे वो दीवानों की तरह लॉन की तरफ दौड़ा। वो हाथों से मिट्टी खोदने लगा, जगह जगह बेताबी से। फिर अचानक एक जगह की मिट्टी ताज़ा महसूस हुई। यही है, बलाज दहाड़ा। टीम के बंदे स्टोर से बेलचा ले आए। वो जगह खोदी गई और थोड़ी देर बाद एक ताबूत नमूदार हुआ। ताबूत पर जंजीरें लगी हुई थी। तोड़ो इसे, बलाज चीखा। जंजीरें काटी गई, ताबूत खोला गया और अंदर अफनान पड़ी थी, बेहिस बेहरकत। बलाज का दिल दहल गया। उसने अफनान को बाहों में उठाया। उसका जिस्म ठंडा था, सांस मध्यम, जैसे जिंदगी की डोर हाथ से फिसल रही हो। एम्बुलेंस, बलाज चिल्लाया, लेकिन वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। खुद गाड़ी में भागा, अफनान को पिछली सीट पर लिटाया और गाड़ी जन से अस्पताल की तरफ दौड़ाई। रास्ते में उसकी आंखें भर आई। उसके सामने बार बार अफनान की बातें गूंज रही थी। बस कभी कभी दिल करता है कि तुम मेरे पास बैठे रहो, कुछ भी ना कहो, लेकिन हो। और वो अब हर हाल में चाहता था कि वो हो, जिंदा उसके साथ हो। फार्म हाउस के वही अंधेरे कमरे की वीरानी। कमरे में नमी की बू थी। फर्श पर बंधी हुई माहिन बेहोशी की हालत में पड़ी थी और जहान एक कोने में बंधा हुआ था, चेहरे पर जख्म, आंखों में बेबसी, लेकिन अब भी होश में था। तभी दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ से खुला। दो आदमी मरियम को घसीटते हुए अंदर लाए। मरियम का चेहरा गर्द आलूद था, होंठों से खून रस रहा था, मगर आंखों में अब भी वही चमक थी, जैसे कुछ जानती हो।
जेहान के दिल में तूफान उठा। मरियम, वो जोर से चीखा, जंजीरों से झटका खाते हुए, मगर कोई जवाब नहीं। मरियम को फर्श पर धक्का देकर गिराया गया। फिर आगाज हुआ तशद्दुद का। एक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसकी पसलियों में लात मारी। जेहान चीख रहा था, धाड़ रहा था, रुक जाओ खबीसों, छोड़ दो उसे। मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मरियम का सांस उखड़ने लगा, फिर वो एकदम साकित हो गई। बस रस्सियों से बांध दो इसे, ये ज्यादा बोलती है, एक आदमी ने कहा, और दूसरे ने फौरन रस्सियों से उसे बांध दिया। हाथ पीछे, पैर जकड़े हुए, कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूबा। सिर्फ मरियम की हल्की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी मरियम की पलकें हिली। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। जेहान ने अपनी जगह से सर घुमाकर देखा। तुम ठीक हो? मरियम थोड़ी देर तक गहरी सांस लेती रही, फिर मदम सी हंसी होंठों पर सजाते सरस बात में हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो धीमी आवाज़ में कहती है। लेकिन जेहान ने मरियम की आंखों में कुछ और ही देखा, एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानती हो अंजाम की घड़ी करीब है और वो तैयार है। बलास गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ देने वाले अंदाज में निकला। अफनान का बेहोश वजूद उसकी बाहों में था। दरवाज़ा खोलो, डॉक्टर कहाँ है? वो दहाड़ा, जैसे पूरा अस्पताल लर्ज गया। नर्सिस और अमला फौरन दौड़ा। स्ट्रेचर आया। बलास ने अफनान को आहिस्तगी से लिटाया। उसकी सांसें मदम थी, हाथ सर्द। मेरी बीवी है, ये जिंदा रहनी चाहिए, तुम लोग समझ रहे हो? उसकी आंखों में वहशत थी, जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका चेकअप शुरू किया। बलाज बार बार कुछ बोलना चाहता, मगर लफ्ज़ हलक में फंस जाते। इमरजेंसी वार्ड में मशीनों की आवाज़ों और डॉक्टरों की सरगोशियों के बीच सिर्फ बलाज की खामोशी धार रही थी। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर बाहर आया। हमने उन्हें स्टेबलाइज कर लिया है। मगर बलाज फौरन लपका। क्या मगर? सीधी बात करे डॉक्टर। डॉक्टर ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर धीरे से बोला, ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से हमें अफसोस है, उनका मिसकैरेज हो चुका है। बलाज की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर जैसे किसी ने उसकी पसलियां अंदर से तोड़ दी। वो पीछे हटा, दीवार से टेक लगाई, सर नीचे किया और आहिस्तगी से बैठ गया। मेरा बच्चा, उसके लब हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। डॉक्टर ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, हम उन्हें आईसीयू में मुंतकिल कर रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। बलाज आहिस्तगी से उठा और आईसीयू की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। शीशे के उस पार अफनान पड़ी थी, बेहरकत बेजान सी, मगर सांस चल रही थी। बलाज ने शीशे पर हाथ रखा। बस ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता अफनान। उसकी आंखों से आंसू बेरब्त बहते गए। चांदनी हर शय पर चुपकी चादर ताने बैठी थी, मगर दोनों हवेलियों के दिलों में तूफान बरपा था। सुल्तान हवेली का लॉन वीरान पड़ा था। जहाँ कभी कह के गूंजते थे, आज वहीं गोशी खामोश बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे थे। अंदर कमरों में मध्यम रोशनियों का जलना दोनों दीवार पर उतरती वीरानी का अक्स था। अब बस सबको सुबह का इंतजार था। सूरज की किरणें सुल्तान हवेली की ऊंची दीवारों से झांकने लगी, मगर उस रोशनी में वो रौनक नहीं थी जो चंद माह पहले यहाँ बसने वाले खुशियों भरे लम्हों में देखी गई थी। वही लाउंज, वही दरो दीवार, जहाँ कुछ माह कबल अफनान ने सबको एक बच्चे की खुशखबरी दी थी। आज वहाँ अफनान के मिसकैरेज के बाद सोग की चादर तनी हुई थी। हल्की हल्की रोशनी में सब खानदान वाले लाउंज में बैठे थे, खामोश और मुतफक्किर। आयशा सुल्तान की आंखों के गिर्द से हल्के गवाही दे रहे थे कि वो रात आंखों में काट चुकी थी। उन्होंने कर्म में डूबी आवाज़ में कहा, न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई है हमारे हंसते बसते घर को। अल्लाह गारत करे उस मलून को। बरान, मुराद, हनान, बलाज, मरियम और जेहान, उनमें से कोई भी लाउंज में मौजूद न था। बाकी सब अफराद खामोशी से एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे। दिलों में माहिन की फिक्र थी, अफनान के जख्म का दुख था। इतने में बलाज का फ़ोन आया। ईसा ने जल्दी से कॉल उठाई। चल लम्हे बाद जब वो खामोशी से फ़ोन रखते पलटा तो उसकी आंखों में कुछ रोशनी झलकने लगी। अफनान को होश आ गया है, उसने बताया, और एक हल्की सी सांस सबके दिल से निकली। सब ने बैक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र है अल्लाह का कहा। आयशा सुल्तान बेकरारी से बोली, मुझे अस्पताल ले चलो। ईसा ने नरमी से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, अफनान को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, वो लोग कुछ देर में घर आ रहे हैं। आयशा सुल्तान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह मेरी माहिन को भी अपनी हिफाजत में रखे। ना जाने ये सब एक साथ कहाँ और कैसे गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं। ईसा ने मजबूत लहजे में कहा, फिक्र ना करें, वो माहिन को लेकर ही वापस आएंगे। सब ने बैक आवाज़ इंशाल्लाह कहा, सिवाय एक शख्स के। वो खामोश बैठा, निगाहें नीचे किए, चेहरे पर तलखी और दिल में कोई अधूरा हिसाब लिए किसी और ही ख्याल में गुम था। कमरे में गुप्त अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी जर्द बत्ती की रोशनी कोने से चमक रही थी, जैसे जिंदगी की कोई आखिरी उम्मीद
दीवारों पर नमी की बू थी और जमीन पर ठंडक। कमरे के एक तरफ में माहीन लेटी हुई थी, उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई, आंखें बंद, चेहरा जर्द, जैसे रूह और जिस्म के दरमियान बस एक आखिरी सांस बाकी हो। उसकी सांसें कभी मध्यम हो जाती, कभी तेज, और फिर हल्की सी जुम्बिश के बाद वो दोबारा बेहोश हो गई। उसके करीब बैठा जेहान जंजीरों में जकड़ा साकिन नजरों से उसे तक रहा था। दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, मगर जबान गूंग थी। उसकी मुट्ठी में बंद रस्सी खींच खींच कर खून बहा चुकी थी। दूसरी तरफ मरियम बैठे बैठे अंधेरे को काटती नजरें दीवारों पर दौड़ा रही थी। उसकी सांसें थमी हुई थी, जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर पल रहा हो। अचानक टिक की आवाज गूंजी। रस्सी की घुटने की आवाज़ सुनकर उसने अपनी हाथों की तरफ देखा। रस्सी आहिस्ता आहिस्ता ढीली हो चुकी थी। मरियम ने सांस दबाई, पीछे हाथ ले जाकर आहिस्ता से चाकू निकाला, जो उसने बड़ी मुहारत से अपनी कमीज के अंदर छुपा रखा था। आंखों में एक अज़म, एक अग्नि सी दहकने लगी थी। जेहान ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से गर्दन हिलाकर इशारा किया। मरियम ने सर हिलाया। चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट उभरी, जैसे जंग का आगाज हो चुका हो। फिर वही लम्हा मरियम ने गर्दन एक तरफ ढलकाई, आंखें मूल ली और खामोशी से लेट गई। जहां ने फौरन जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। नहीं मरियम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज आंखें खोलो मरियम, हिम्मत मत हारो, अल्लाह के वास्ते कोई है। दरवाजे पर जोर से लात पड़ी, चरचराहट हुई और दरवाजा खुल गया। 2 गार्ड्स अंदर दाखिल हुए, एक के हाथ में क्लाशनकोव, दूसरा खाली हाथ, मगर लहजे में जहर। क्या बकवास है बे, क्यों शोर मचा रखा है? जहान आंखों में आंसू आवाज में लर्जिश लिए बोला। इसको कुछ हो गया, देखो ना, मर ना जाए। कार्ड ने एक दूसरे को देखा। खाली हाथ वाला आगे बढ़ा और मरियम के चेहरे पर झुका। उसकी आंखें टटोलने लगा। अचानक मरियम ने अपनी आंखें खोली। एक लम्हे में चाकू पीछे से निकाला और इतनी बर्क रफ्तारी से उसकी गर्दन में घोंपा कि खून की धार सीधी दीवार तक गई। वो गार्ड घुटने टेकते नीचे गिरा तो मरियम ने एक टांग से उसकी छाती पर ठोकर मारी। वो पीछे लड़खता हुआ गिरा। दूसरा गार्ड फौरन बंदूक ताने आगे बढ़ा, मगर तब तक मरियम ने चाकू घुमाते हुए हाथ में जमाया और एक सीधा उसके सीने में उतार दिया। वो गार्ड हचकोले खाता जमीन पर ढेर हो गया। दरवाजे पर शोर सुनकर 2 मजीद गार्ड अंदर घुसे, लेकिन अब मरियम के हाथ में वही क्लाशनकोव थी जिससे उनका एक साथी मारा गया था। वेलकम टू हेल, उसने क्लाशनकोव को लबों से लगा और लम्हे भर में दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। माय ड्रीम गन, मरियम ने कहा, जैसे उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी हो। जेहान ने हैरत में कहा, ड्रीम बाद में, हमें खोलो। मरियम तेजी से आगे बढ़ी, गार्ड की गर्दन से चाकू झटके से निकाला और जेहान की जंजीरें काटने लगी। जेहान को चाकू दिया और बोली, माहीन को खोलो जल्दी। जेहान ने उसके हाथ खोले, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और लाड से बोला, उठ जा माहीन, मेरा बच्चा, मेरे पास आ जा। माहीन ने हल्की सी सिसकी भरी, मगर होश में ना आई। जेहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया जैसे कोई मासूम बच्ची। उसने सीने से लगाया। चलो मधुमक्खी, अब देर नहीं कर सकते। मरियम ने क्लाशनकोव को कंधे पर रखा, दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और दुश्मनों की बस्ती में कदम रख दिए। कमरे का दरवाज़ा मरियम ने आहिस्ता से खोला। बाहर की रोशनी अंदर फैली तो जेहान ने आंखें सुकेड़ी। मरियम के कदम दबे दबे थे, मगर उसके चेहरे पर कातिलाना सुकून था। एक हाथ में क्लाशनकोव, दूसरा चाकू आंखों में। एक तूफान, वो तूफान जो सब कुछ बहा ले जाएगा। जेहान पीछे था, माहीन को सीने से लगाए जैसे वो उसकी रूह हो। कमरे से निकलते ही मरियम ने कोने में मौजूद 2 गार्ड्स को देखा। वो कुछ समझ पाते इससे पहले क्लाशनकोव की आवाज़ गूंजी। दोनों गार्ड जमीन पर गिर चुके थे। कमरे की फिजा में बारूद की महक तैर गई। मरियम आगे बढ़ती गई। पूरे घर के अंदर वो कमर्शियल सा बजने वाला अलार्म गूंजने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी, बहुत देर। हर कमरे, हर राहदारी में मरियम ने उन दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। चाकू किसी की गर्दन का मेहमान बना, क्लाशनकोव किसी की छाती को चीर गया और कभी उसने बंदूक की नाल को इतना करीब से किसी की आंखों में घुसाया कि आवाज़ भी ना निकली। एक एक करके सारे गार्ड्स गिरने लगे। उनकी चीखें, फायरिंग की आवाज़ें और दीवारों पर खून के धब्बे, हर मंजर एक फिल्मी कहर की तरह लग रहा था। इधर घर के क्वार्टर में दुरानी की मखसूस पनाहगाह एक गोशा, जहां वो बैठा अपना खेल कंट्रोल कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक गार्ड बदहवासी में भागता अंदर आया। सर हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, सब मारे जा चुके हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि एक दूसरा गार्ड अंदर भागा, सांस फूलती, आवाज़ लर्जती। सर अंदर अंदर उस लड़की ने तबाही मचा रखी है, सब गार्ड्स मर चुके हैं। तो रानी का चेहरा सुन पड़ गया। उसने ज़मीन पर अपनी स्टिक मारी और चीखा, लानत है तुम सब पर, कमीने नकारा। अभी वो फरार का रास्ता सोच ही रहा था कि दरवाजे पर कदमों की आवाज़ गूंजी। बंदूक के साथ साय में एक औरत नमूदार हुई, आंखों में गरज, हाथ में क्लाशनकोव। मरियम सुल्तान और उसके पीछे पुलिस फोर्स, SHO दिलावर, मुराद, बरान, हनान, सब के सब हथियारों समेत
जहान माहिन को लेता गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था और जाते जाते कहना ना भूला था, तुम सारे लड़ो, मैं चला अपने बच्चे को लेकर। जिस पर सबने कहा था बेशरम। तो रानी ने जैसे मरियम को देखकर मौत को देख लिया। वो तंजिया हंसा। फिर तुम फिर बाजी मार गई, मरियम ने सर्द लहजे में कहा। हाँ दौरानी, और अब ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खेल है। वो कलाशनकोफ हल्का सा झुलकाते बोली। वो गार्ड जिन पर तुमने फख्र किया था फरिश्तों को हिसाब दे रहे हैं। बहरान ने फखरिया निगाह से मरियम को देखा। मरियम ने भी एक नज़र उसे देखा और उसकी तरफ पड़ी। कहा था ना तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं कला ही काफ़ी हूँ, कला ही काफ़ी हूँ। मरियम ने उसे आंख मारी, क्लाशनकोफ फेंकी और सीधी दुरानी की तरफ बढ़ी। बहरान ने हंसते हुए सर झटका और बोला, कमीनी। मरियम ने पीछे देखा। नौशेरवां फौरन आगे बढ़ा, हाथ में एक छोटी सी शीशी, शफाफ मगर खतरनाक। SHO दिलावर घबरा गया। ये क्या है? मरियम ने हंसते हुए कहा, एप्पल जूस है, पियोगे? दिलावर ने जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया। दौरानी पीछे हटने लगा। नहीं, ये मत करो, छोड़ दो मुझे मरियम, मैं मर जाऊंगा। नौशेरवां ने दौरानी को पकड़ा, घुटनों पर झुकाया, मुंह खोला। मरियम ने शीशी खोली और सारा लिक्विड उसके हलक में उंडेला। चीखे, तड़प और जिस्म के अज़ा गलना शुरू हो गए। जिल्द छिलने लगी, हड्डियां बाहर निकलने लगी। मरियम ने उसे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। फरहान मुराद के करीब खड़ा हुआ। क्या डेंजरस औरत है मेरी, मुराद बोला। यही डेंजरस औरत तुम्हारी बीवी है, ख्याल करना किसी दिन एप्पल जूस की जगह यही ना पिला दे। मरियम SHO दिलावर खान की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो उसके खौफ से थूक भी नहीं निकल पा रहा था। पुलिस के डर से उसने सुसाइड कर ली, समझ गए ना? मरियम ने एक के बाद दूसरा सवाल दोहराया। SHO दिलावर खान ने जल्दी जल्दी सर इस बात में हिलाया, मगर फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाने लगा और इल्तिजाइया लहजे में बोला, ये गलत है। तो मरियम फ़ौरन बोली, तुम्हारा पैदा होना भी गलत था, टपका दूं क्या? तो उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। SHO दिलावर ने मुराद को इल्तिजा भरी नज़रों से देखा। मुराद ने सरगोशी की, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजना, सीधा दफना देना, वरना वो जिस तरह मारेंगी ना, पोस्टमार्टम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दिलावर ने फ़ौरन सर हिलाया। बस सीने में शराबूर। पुलिस, बरान, मुराद, मरियम, जहान सबके सब वहाँ से निकलने लगे। माहिन को नशे की भारी डोज दी गई थी, अब भी होश पूरी तरह नहीं आया था। वो उसे लेकर सीधे हवेली ले जाना बेहतर समझे। सब लोग लाउंज में मौजूद थे। अफनान आयशा सुल्तान के सीने में चेहरा छुपाए अब तक रो रही थी। मरियम सोफे पर बैठी थी। बरान उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। फरहान भी सब कुछ भुलाकर उनके दरमियान मौजूद था। नन्हा मुस्तफ़ा मुसलसल मरियम से चिपका हुआ था। ठरकी बच्चा, बरान ने उसे लक़ब दिया। सब लोग अफनान को दिलासे दे रहे थे, मगर अफनान चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महापारा आगे बढ़ी, अफनान को गले से लगाकर बोली, कोई बात नहीं अफनान, देने वाला भी अल्लाह और लेने वाला भी अल्लाह। बहुत जल्द दोबारा तुम्हारी गोद भरी करेगा, देखना। चलो अब खैर से पुप्पो बनने की तैयारी करो और रोना धोना बंद करो। अफनान ने मुस्कुराते हुए आंसू पूंछे। दूसरी तरफ जहान बेहोश माहिन को सीधा उसके कमरे में लेकर गया था। इशाल उसके पीछे आई थी, मगर फिर वापस मुड़ गई। जहान ने जैसे माहिन को बेड पर लिटाया, वो मुंदी मुंदी आंखें खोलने लगी, होश में आने लगी। जहान खुश होते हुए जल्दी से उसकी तरफ लपका और उसका गाल थपकने लगा। माहिन मेरी जान, होश में आओ, देखो सब कुछ ठीक हो गया, तुम अब मेरे पास हो, महफूज। तो माहिन ने कुछ देर में आंखें पूरी खोली। वो अब मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। बाजू के सहारे से उठकर बैठने लगी तो जहान ने उसे सहारा देकर उठाया तो माहिन फूट फूट कर रोने लगी। जहान ने फ़ौरन अपने साथ लगाया और उसे रोने दिया। बस कर दो माही। तो माहिन ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। जहान उसे थपकते हुए बोला, कौन है वो बेगैरत, किसने रुलाया मेरी माहिन को? वो ऐसे बोला जैसे बच्चे को पुचकारते हुए बोल रहा हूँ। तो माहिन बोली, तुमने। जहान की हंसी गायब हुई और वो बोला, हाय मैंने कब रुलाया? तो माहिन बोली, तुम मुझसे नाराज़ हो गए थे ना? तो जहान ने नफ़ी में सर हिलाकर बोला, अब नहीं हो नाराज़। तो माहिन ने दोबारा से उसे गले से लगाया। उनका यही शुगल बरकरार था कि अचानक से कमरे में हनान दाखिल और गर्दन तक सुर्ख पड़ गया। जहान ने उसे देखते ही जानबूझकर महीन को और जोर से खुद में भींच लिया। हनान ने लब भींचा और वापस मुड़ गया। महीन उससे अलग हुई और उसकी तरफ देखकर बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? तो जहान बोला, कुछ नहीं, बस किसी के दिल पर छुरियां चली हैं। तो माही ने नासमझी से सर झटक दिया। इसके बाद वो दोनों भी कमरे से निकलते बाहर लाउंज की जानिब बढ़ गए जहाँ सब बैठे थे। जहान और माहीन लाउंज में दाखिल हुए। जहान माहीन के साथ सोफे पर आकर बैठा। हनान मुसलसल जहान को घूर घूर कर देख रहा था कि वो माहीन से कुछ दूर हो जाए, मगर जहान जानबूझकर माहीन के और करीब हो गया। सब लोग बातों में मशगूल थे कि अचानक अब्बा हजूर और दादाजी यक ज़बान होकर बोले,
फरहान और मरियम, हम तुम दोनों से माफ़ी चाहते हैं। हम जानते हैं हमने जो किया गलत किया, और शायद ये हमारी गलतियों की ही सज़ा है जो आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। दोनों खामोश रहे तो दादाजी बोले, अब हम चाहते हैं कि हर कोई गिले शिकवे छोड़कर वापस आ जाए और अगले हफ्ते फरहान और मरियम की रुखसती कर दी जाए। जहान फ़ौरन बोला, और मेरी? सबका बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। हनान फ़ौरन बोला, मैं नहीं देता अभी अपनी बहन की रुखसती। तो जहान फ़ौरन बोला, चुप करो, तुम मुफ्त का माल है। सबने हैरत से जहान की तरफ देखा। हनान चुप हो गया। दादाजी बोले, हाँ, वैसे इस नालायक की ग्रेजुएशन तो मुकम्मल हो ही चुकी है, तो अब इसकी भी रुखसती हो जानी चाहिए। माही ने शर्म से चेहरा झुका लिया। जहान फट से बोला, मैं वादा करता हूँ आज से अच्छा बच्चा बनूंगा और कल से ऑफिस भी जाऊंगा। सब मुस्कुराए बिना न रह सके। इन्हीं बातों में मुस्तफ़ा ने भी अपना हिस्सा डालते हुए अपनी तोतली ज़बान में कहा, मेरी भी दादी होदी मरियम थे। तो फरहान ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसके कान के करीब झुककर बोला, साले, तेरे से शादी करने से बेहतर है कि वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठी रहे, छोटी हड्डी। तो मुस्तफ़ा ने झट से अपना आप फरहान से छुड़वा और तोतले लहजे में बोला, थोलो मुझे, नहीं तो मैं तुम तो तरेला तुला दूंगा। फरहान ने हैरत से उसे देखा और सबका कहका बुलंद हो गया। दादाजी बोले, अगले हफ्ते के बुध को मेहंदी का फंक्शन रख लेते हैं और उससे अगले दिन बारात। फरहान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? तो फरहान ने नफ़ी में सर हिलाया और मरियम की तरफ देखा जो शायद खुश थी। आयशा सुल्तान और रुबाब बेगम बोली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? तो वो बोले, नहीं, सब हो जाएगा, बस शादी की तैयारियां शुरू करो। मरियम ने शर्माती नज़रों से फरहान को देखा जो उसे ही अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए था, और उसने खामोशी से गर्दन झुका ली। कुछ देर बाद आयशा सुल्तान बोली, जहान, हम तुम्हारे भी एहसानमंद हैं, तुमने जो कुछ किया हातिम के लिए। तो जहान ने सर को खम दिया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहती क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी इस नावल को पढ़ने की, और मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया था, आई नो दैट। तो इसीलिए फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ, और मैं बस यही चाहती हूँ कि इसको जल्दी से कंप्लीट करके आप लोगों को सुना दूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।